चल we'll start. आज का टारगेट इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद ऑब्जेक्टिव्स. आंसर वाइज तो अपना सब कुछ पढ़ के हो गया है, बराबर है. आई थिंक वी द लास्ट आंसर दैट वी कंप्लीटेड वाज बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैंने वो डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम लोगों से क्लास में लिखवाया भी है, बराबर. चल सो फर्स्ट आ जाओ फटाफट आ जाओ. यस दीदी. नहीं अभी नहीं होंगे, लेक्चर में होंगे. क्यों, क्या हुआ? चॉकलेट बाकी है. चल everyone, let's revise it first, then whatever are the objectives we will complete that. मैं कुछ objectives में help करेगा, कुछ objectives में नहीं करेगा. The third thing is to write one answer. टाइम देगा 10 मिनट पढ़ने के लिए and then you will write it on your own. चलो सबसे पहला तो I think we had done the answer by the name of what are the types of economic activities. बुक बंद करके जवाब देने का कोशिश करो. What are the types of economic activities? 4. Yes. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर प्रोडक्शन है, फिर एक्सचेंज. अभी सबको इंडिविजुअली भी समझा था. ये इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज लैंड, वो प्रोसेस है. That is converting raw materials into finished goods, or that is also called as converting input into output. चलिए बराबर है. What was the definition? प्रोडक्शन के वजह से क्या होता है? आउटपुट क्रिएट होता है, वो मेरे को पता है. प्रोडक्शन की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज होता है. आपने जो बोला वो भी सही है, पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आया था ये वाला कॉन्सेप्ट. ये जो बोल रहा है वो प्रोडक्शन का डेफिनेशन है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है, बुक बंद कर, क्या है देखकर बोला तो. प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अभी मेरे को यूटिलिटी याद नहीं आ रहा है. व्हाट इज यूटिलिटी? वन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो जब भी कोई चीज का प्रोडक्शन होता है उससे यूटिलिटी क्रिएट होता है. इज दिस बेंच अ गुड? यस और नो? इसका प्रोडक्शन हुआ रहेगा. इसका प्रोडक्शन करने के लिए कहने से वुड का इस्तेमाल हुआ. वुड का फॉर्म कन्वर्ट होकर फर्नीचर बन गया. सो व्हेन वुड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, वुड इज अ फर्नीचर इज अ. सो इज दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? इज दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? और क्या इसके अंदर यूटिलिटी है? इसका मतलब जब जब प्रोडक्शन होएगा तब तब क्या क्रिएट होएगा? यूटिलिटी. So what is the definition of production? Production is the creation of utility. फिर what is the process of production? Production is converting raw materials into finished goods or transforming inputs into output. अच्छा, प्रोडक्शन की वजह से कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हुआ? एक जो क्रिएट हुआ वो फॉर्म यूटिलिटी. मैं आपको इस क्लासरूम में प्रोडक्शन कर रहा हूँ, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ? हाँ, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सर्विस है. So it creates which utility? Service utility. क्या शेयर कर रहा हूँ? नॉलेज. तो कौन सा यूटिलिटी? नॉलेज यूटिलिटी. चल, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4. व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इसके ऊपर हर एक के ऊपर डिस्कशन किया था. चल, व्हाट इज लैंड? Anything on, above or below the surface of the earth, but it should be a natural resource. So कोई भी चीज जो नेचुरली अवेलेबल है वो लैंड है, चाहे ऑन द सरफेस, चाहे अबव द सरफेस, चाहे बिलो द सरफेस. फिश नेचुरल रिसोर्स है, मतलब लैंड है. रेन्स नेचुरल रिसोर्स है तो लैंड है. क्लाउड्स
लैंड है, बर्ड्स लैंड है, ट्रीज, मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन नेचर फॉर फ्री इज कंसीडर्ड एज लैंड। ये देने वाले आदमी का नाम एक ही है, अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड। So anything which is on, above or below the surface of the earth is called as land. Land को return में क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड इज अ एक्टिव फैक्टर के पैसिव फैक्टर? क्या लैंड खुद से कुछ क्रिएट कर सकता है? पैसिव फैक्टर। यार क्लियर विद दैट? पक्का। अच्छा, लैंड के बाद आया था लेबर। अच्छा, लैंड कौन सा रिसोर्स था? नेचुरल रिसोर्स। लेबर कौन सा रिसोर्स? मैनमेड है कि ह्यूमन है? वी आर ह्यूमंस बेटा, तो हमको एक अलग दर्जा दिया गया है, विच इज मोबाइल रखते बेटा, वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर और लेबरर, ये सेम है। तो क्या फर्क है? लेबर इज अ वर्क, लेबरर इज अ वर्कर। ये बराबर है। अच्छा, लेबरर कोई भी काम फ्री में करता है कि फॉर समथिंग इन रिटर्न? So can I say what does he get in return? Wages. ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इस क्लासरूम के अंदर, कैन दिस बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन भी है, यहाँ पर लेबरर भी है। हाँ, क्या इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलता है? अच्छा, यही चीज अगर मैं मेरे बच्चे को पढ़ाएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा क्या? घर पे झाड़ू पोछा लगवाती है बीवी, तो मेरे को कुछ मिलेगा क्या? नहीं। मतलब कहने से समथिंग डन इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बराबर है। चल, लेबरर के अंदर हमने पढ़ा था कि लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है? वेजेस। लेबर अलग, लेबरर अलग। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था कैपिटल। बोलो, व्हाट इज कैपिटल? इट इज अ मैन मेड रिसोर्स। मनी इज कैपिटल, आई एग्री, बट जो पैसा मेरे जेब में है वो कैपिटल है, वो तो मेरा वेल्थ है। मस्त, एक नंबर। मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस, the things which are used in the business is called as capital. Dash is dash, but dash is not dash. All capital is wealth, but all wealth is wealth का चार कैरेक्टरिस्टिक्स था। एक्सटर्नलिटी होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए और स्केर्सिटी होना चाहिए। ये बराबर है। चलो, सो कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज something which is naturally made, humanly made कि artificially made? नेचर ने बनाया? नहीं। ह्यूमन ने तो ह्यूमन को बनाया, तो ह्यूमन भी नहीं है, तो आर्टिफिशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? और कैपिटल को रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर एंड में कौन आया? एंटरप्रेन्योर। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? द ओनर ऑफ द बिजनेस। कैन आई से इज द कैप्टन ऑफ द शिप? Can I say he is the one who coordinates with all the other factors of production? Organization का काम किसका है? बिजनेसमैन का है। ये बराबर। एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कब होता है? जब वो इनोवेट करता है। क्या करता है? इनोवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेसमैन लाइफ। क्योंकि अगर आज धंधे के, आज इलॉन मस्क को देख, आज से 15 साल पहले शायद ही उसको कोई पहचानता था, बट इन द नेक्स्ट 15 years व्हाट ही हैज डन, ही हैज इनोवेटेड सो मेनी थिंग्स। स्पेसएक्स नाम का कंपनी है, स्टारलिंक नाम का कोई कंपनी है, वो स्पेस में उसको होटल खोलने का है। टेस्ला, ही हैज अ डिजायर एंड ही इज ऑलरेडी लिंक्ड विद नासा। सो 15 साल में उसने क्या किया? कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव थिंग लाया कि यार धरती पर तो बहुत होटल है, मैं स्पेस पे होटल लेकर आएगा। So that is the reason why he is one of the richest or probably the richest entrepreneur in the world. Yeah, are we clear with that? So basically economic activities में कितना आया? 4: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से अपना एक ही हुआ, कौन सा हुआ? प्रोडक्शन के अंदर कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड इज अ डैश फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज अ मैन-मेड, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो, नेक्स्ट वाला कौन सा था? प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बात कर रहे हैं। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बात करने का है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? इट इज इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश एंड डैश एंड डैश। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये बराबर ना? जब यस, मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज एक्सचेंज। एक्सचेंज इज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर सिस्टम का बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी एक्सचेंज। सो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर समथिंग इन रिटर्न दैट इज इन मनी का फॉर्मेट, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। तो नेक्स्ट वाला क्या था? कंजम्पशन। कंजम्पशन की वजह से यूटिलिटी क्रिएट होता है कि डिस्ट्रॉय होता है? क्रिएट होता है, कंजम्पशन से क्रिएट होता है। तो प्रोडक्शन से क्या होता है? अच्छा, जब तू कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कंज्यूमिंग द वाटर इन दिस बॉटल, दस दिस बॉटल हैव यूटिलिटी। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्या इस बॉटल के अंदर यूटिलिटी है? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पानी है। पानी के अंदर इज देयर अ बॉन्ड सैटिस्फाइंग पावर। ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी है भाई, मतलब जूम पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अगर मैंने बोला वाटर हैज द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई माय वांट ऑफ क्वेंचिंग द थर्स्ट, कैपेसिटी बढ़ गया कि कम हो गया? मेरे क्या करने की वजह से कम हुआ? जब मैं कंज्यूम करेगा तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम। जब मैं प्रोड्यूस करेगा तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा? सो बेटा, कैन आई से देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज कंजम्पशन एंड द अदर इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से यूटिलिटी क्या होता है? क्रिएट। घटता है बोला क्या? सुना ही घटता है दिया। और कंजम्पशन की वजह से यूटिलिटी क्या होता है? डिस्ट्रॉय। सो दो स्टेटमेंट लिख दो। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किधर लिखने का? आंसर के वहां पर लिखने का आंसर के वहां पर लिख दे, नोटबुक में लिखने का नोटबुक में लिख दे, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 13 करके एक है, वहां पर भी लिख सकता है तू। देख वहां पर 13 में ऑलरेडी प्रोडक्शन के लिए तो लाइन दी है, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और कंजम्पशन के अंदर तू चाहिए तो यहाँ पर एक ऐड कर दे पॉइंट, कंजम्पशन is destruction of utility। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम क्यों करते? नीड सैटिस्फाई करने के लिए, मतलब फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। Yeah, be clear with that. So this is another very important answer that does come in the exams। यही हम लोग आज के डेट में लिख कर जाएंगे at the end of the class। चलो नेक्स्ट आंसर जो हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ विच इकोनॉमिक्स? मैक्रो। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो we talk about individual, whereas macroeconomics talks about individual के total। माइक्रो एंड मैक्रो ये दो टर्म देने वाले आदमी का नाम रैगनर फ्रिस्क। कौन से ईयर में दिया था? 1933। दो वर्ड्स कौन से लैंग्वेज में दिए? ग्रीक लैंग्वेज में। एक था मीक्रोस और एक था मैक्रोस। मीक्रोस मतलब मिलियन ऑफ अ पार्ट, ये हाँ ना, एंड मैक्रोस मतलब लार्ज पार्ट। माइक्रो, अगर मैं अर्थवर्म आई व्यू का बात करूं, कौन सा आई व्यू? अर्थवर्म का आई व्यू किसका और बर्ड का आई व्यू किसका? अर्थवर्म इज माइक्रो एंड बर्ड का आई व्यू इज मैक्रो। ये बराबर है। अच्छा, आपने दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, तुमको याद है कि नहीं मेरे को भी डाउट ही है। इंडिविजुअल डिमांड करके मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, बहुत टाइम पहले समझाया था। चलो, व्हाट इज इंडिविजुअल्स डिमांड? सिर्फ तुझे चाहिए तो तेरा नाम क्या है? वेनु। सो वेनु's डिमांड फॉर दिस बॉटल इज विच डिमांड? सपोज कर देयर आर अदर 50 स्टूडेंट्स हु वांट अ सिमिलर बॉटल। सो 50 लोगों का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है, सॉरी एक जन का डिमांड इंडिविजुअल है, तो 50 लोगों का डिमांड नेशनल है, कलेक्टिव है, गलत है। मार्केट डिमांड बोलते हैं इसको। कौन सा डिमांड?
और एक और डिमांड होता है एग्रीगेट डिमांड। कौन सा डिमांड? सो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स, इसमें से तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा माइक्रो है, कौन सा मैक्रो है। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज विच डिमांड? माइक्रो। फिर डिमांड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मार्केट डिमांड बराबर है, बट माइक्रो है कि मैक्रो है? क्यों माइक्रो? क्योंकि कमोडिटी एक ही है। अब लोगों को क्या लगता है सर, अगर इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो है तो मार्केट डिमांड क्या होना चाहिए? मैक्रो होना चाहिए। ऐसा अपने को फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रो है तो एक मैक्रो है। जैसे कि मैं देखो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा इनकम नेशनल इनकम, तो लोग क्या सोचेंगे? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड मैक्रो। बट मार्केट डिमांड मैक्रो में आता, क्योंकि मार्केट डिमांड में भी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जबकि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी के फॉर ऑल द कमोडिटीज। सो जब हम ऑल द कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज मैक्रो। चलो मैक्रो के अंदर, यस सर, is the definition of microeconomics based on the number of people on the basis of a commodity. So if I am demanding a particular commodity or 100 people demand a particular commodity or the entire nation demands a particular commodity, then it is micro. But if I talk about the entire nation demanding for all the commodities in the economy, then लोग भी सब, कमोडिटीज भी सब, तो जब सबके बारे में बात करेंगे तो कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो। So when you talk about a particular person, particular business, particular household, particular person's income or a particular commodity, anything which is a part of particular is micro. तो वो मैक्रो कैसे हुआ, आप मुझे बताइए। सो देन यू आर स्टडीइंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, तो वही तो तुझे अभी समझाया ना बेटा, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर पर्सन इनकम, पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर कुछ भी है तो वो किसका पार्ट आएगा? माइक्रो। पर जनरल कुछ भी है तो वो किसका आएगा? मैक्रो। सो लोग भी सारे, कमोडिटी भी सारी, तो मैक्रो। और अगर कुछ भी एक पर्टिकुलर है तो इट इज माइक्रो। सो इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर सतीश बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, हाँ अभी लोग सोचेंगे सर ये इंडिया है ना, तो मैक्रो कर देते हैं, अरे पर बिजनेस तो मिस्टर सतीश का ही है, सो ही इज अ पर्टिकुलर पर्सन, सो यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस although it runs at India level, जैसे कि इंडियन रेलवेज। अब लोगों को लगेगा सर इंडियन रेलवेज तो नेशनल लेवल पे काम करता है, तो क्या इंडियन रेलवेज का स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक है? द आंसर इज नो, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज यू आर स्टडीइंग ओनली अ पर्टिकुलर कंपनी व्हिच इज बाय द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक्स का तुमको बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो अंधे हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 12th स्टैंडर्ड, एंटायर 12th एंड योर सीए फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन दिस। या आर यू ऑल क्लियर विद दैट? चल, तो मैक्रो के अंदर 6 कॉन्सेप्ट्स थे। चलो, सबसे पहला कौन सा? इनकम। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल टू ऑल इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन सोर्स के फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। नेशनल इनकम इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सुना है क्या? So it is the money valuation of all the goods and services which are sold, which are produced. Produced value होना चाहिए, बिका हुआ वैल्यू नहीं। So national income is the money valuation of all the goods and services produced, क्योंकि प्रोड्यूस हुआ रहेगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हुआ रहेगा, वो उनके लिए इनकम हुआ रहेगा, एंड दैट इज नेशनल इनकम। चल, दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था नेशनल इनकम का एक टुकड़ा होता है सेविंग्स। सेविंग्स में से ही क्या कन्वर्ट होकर बनता है? इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज इनकम, देयर इज सेविंग्स एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट। देन देयर वर टू कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। व्हाट इज ग्रोथ?
quantitative, qualitative, quantitative. Development is how do you define economic growth? किसी को नहीं पता है economic growth क्या है, तो आप उसको कैसा बताएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इट इज द राइज इन मस्त रियल नेशनल इनकम. ये टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लग रहा है मेरे को, तो ये रियल नेशनल इनकम क्या होता है वो भी नहीं समझा. व्हाट इज रियल नेशनल इनकम? साले डाकू सिंपलीफाई करके बोल. गोल गोल economic growth is the rise in output. If the output rises, GDP rises. If the GDP rises, per capita income rises. And if per capita income rises, your per capita consumption. ऐसा अपन एक छोटा सा डायग्राम जैसा बनाया था जो मैंने तुमसे नोटबुक में भी करवाया है. तो सालों जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है वो तो रिवाइज करके आया करो. इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द स्मॉल सर्कल, देन आउटर सर्कल वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंदर लिखा था इकोनॉमिक वेलफेयर. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ के नीचे एरो करके चार चीजें लिखी. राइज इन आउटपुट विच इज रियल नेशनल इनकम. साले रियल नेशनल इनकम बोला पर किसी को समझेगा कैसा? तू किसी को अगर समझाना चाहेगा तो कितना आसानी से बोल पाएगा. देख, आउटपुट बढ़ेगा ना तो नेशनल इनकम बढ़ेगा. नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा कंजम्पशन. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव. तुमने क्वांटिटेटिव बोला, बट व्हाई इज इट क्वांटिटेटिव? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट व्हाई इज इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट आउटपुट, प्रोडक्शन. सो क्वांटिफाइबल है, क्वांटिटेटिव है. जबकि डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, सिर्फ क्वालिटी चाहिए, दोनों चाहिए. सो फॉर्मूला क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर. वेलफेयर के अंदर क्या क्या आता है? लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, डिक्रीज इन पॉवर्टी, क्राइम रेट बढ़ना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम होना चाहिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कम होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए. सो कहने से इकोनॉमिक ग्रोथ अलग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग. सो मैक्रो इकोनॉमिक में टोटल कितना कॉन्सेप्ट था? 6 में से कितना पढ़ के हुआ? 5. चल, पहला कौन सा था? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के बाद सेविंग्स के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इतना पढ़ाया. एक और बच गया. व्हाट आर ट्रेड साइकिल? वेरी इंपॉर्टेंट. सीए फाउंडेशन में तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है ये. फ्लक्चुएशन इन बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बोला? फ्लक्चुएशन इन बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. चल, कितने फेजेस थे एक बिजनेस साइकिल के? 4. व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ. एक्सपेंशन में लोग ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है? कॉन्ट्रैक्शन में पीक इज द डैश मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट. सिंपल है ना? पीक हाईएस्ट है एंड ट्रफ वाज द लोवेस्ट पॉइंट. क्या बी क्लियर विद दैट? कैन यू गिव मी अनदर नेम फॉर ट्रेड साइकिल? बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं. एंड देयर आर 4 फेजेस ऑफ एंड देयर आर हाउ मेनी फेजेस? 4. The first phase is expansion, जिसमें आउटपुट राइज होएगा. पीक हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट. कॉन्ट्रैक्शन में आउटपुट फॉल्स. एंड ट्रफ के अंदर, ट्रफ नहीं बोलते तो इसको मैंने एक और वर्ड दिया रहेगा, डिप्रेशन. डिप्रेशन के अंदर द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स लोएस्ट. क्या अभी क्लियर? श्योर है? ये चैप्टर इज द बेस ऑफ योर एंटायर इकोनॉमिक्स. इसके अंदर हर एक वर्ड को अगर तुमने नोटिस किया रहेगा ना, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. इफ दिस चैप्टर इज अंडरस्टूड, योर 12th एंड सीए फाउंडेशन का जर्नी विल बिकम अ लॉट मोर इजियर. सो प्लीज एंश्योर कि ये चैप्टर को आप अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज आज जैसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा मैं निश्चित सर को बोल देगा कि ये चैप्टर के ऊपर तुम लोग का टेस्ट रखा जाएगा. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग.
देन डोंट टेल मी कि सर आपने तो बताया ही नहीं था कि टेस्ट है। मैं आज से बता रहे हैं कि वेरी सून देयर विल बी अ टेस्ट, व्हेन आई डोंट नो, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। चलो, सो मेरे को ना अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाना है। आई वांट सर्टेन आंसर्स फ्रॉम यू। यू कैन नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। बेटा ये डिस्टिंग्विश बिटवीन को इंपॉर्टेंट मार्क किया था लास्ट क्लास में। चलो, यहां पर अगर तुम लोगों को दिख रहा है ऑन द स्क्रीन वाटर इन रिवर, पैसा भरना पड़ता है क्या? So it is available for free. So it is a which good? Free good. Oxygen cylinder. ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो फ्री है ना, पर सिलेंडर में मिल रहा है, इसका मतलब उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। तो वो कौन सा गुड हो गया? इकोनॉमिक गुड। पेड गुड बोलता है कोई तो, पेड गुड कुछ नहीं होता है, इकोनॉमिक गुड होता है। नेक्स्ट वाला कौन सा गुड? वाटर प्रोसेस्ड फॉर ड्रिंकिंग, air, and you can check the answers over here. Yeah, are we clear with that? तुमको याद रहेगा तो एक और कॉन्सेप्ट था, एक था फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी और एक था ओनरशिप का ट्रांसफरेबिलिटी। एक किसका ट्रांसफरेबिलिटी? सो कैन दिस बॉटल बी फिजिकली ट्रांसफर्ड? कैन दिस प्रोजेक्टर बी फिजिकली ट्रांसफर्ड? कैन लैंड बी फिजिकली ट्रांसफर्ड? सो एक फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी में व्हीकल आया, बुक्स आया, फर्नीचर आया, लैपटॉप आया, ये सब का फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी है। बट लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक राइट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब का फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता है। कौन सा ट्रांसफरेबिलिटी होता है? ओनरशिप। और ओनरशिप को लोगों ने क्या नाम दिया इधर? नेशनल ट्रांसफरेबिलिटी। यार आर यू क्लियर विद दैट? अभी ये सब के तो आंसर्स थे, फाइंड द ऑड मैन आउट भी इजी है। I want you to solve all the objectives from, ये तो ज्यादा ही हो गया, A to F, क्वेश्चन A to क्वेश्चन F। इसमें एक ही चीज में डिफिकल्टी आएगा जो मैं तुम लोगों के साथ फिलहाल सॉल्व कर रहा हूं। बेटा ये जो B वाला पार्ट है ना, उसमें देखो तुमको कुछ असर्शन और रीजनिंग दिखता रहेगा, दिख रहा है क्या? अब ये समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, फालतू है। जिसने नहीं किया है और जिसने किया है, सब लोग 5 मिनट सुन लो। नाउ देयर विल बी 2 स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन। वन इज बाय द नेम ऑफ असर्शन। असर्शन का मतलब दे आर स्टेटिंग अ स्टेटमेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? पहले तो आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पर इसको दूसरा स्टेप भी लेकर जाना पड़ेगा। असर्शन का दिया है रीजन, असर्शन का दिया है, अब वो रीजन असर्शन के लिए ट्रू है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो पहला स्टेटमेंट रीड करने का, आइडेंटिफाई करने का कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट रीड करने का, आइडेंटिफाई करने का कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। फिर क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के लिए सही एक्सप्लेनेशन है, ये चेक करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। सो मैं 2-3 सॉल्व करके देता हूं सो दैट तुम लोग आगे का खुद से कर पाओ। सबसे पहला असर्शन क्या दिया है? सोशल साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट और अ बिहेवियरल साइंस। ये स्टेटमेंट ट्रू है पक्का? चलो, तो ये स्टेटमेंट को अपने नाम दे दिया ट्रू। दूसरा दिया उसका रीजन, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है असर्शन, उसका रीजनिंग दिया है। बट रीजनिंग के बारे में बाद में सोचेंगे। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है पहले तो वो देखकर मेरे को बताओ। व्हाट इज द स्टेटमेंट? दे आर सेइंग दैट सोशल साइंस इज रिलेटेड टू सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ हुज बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर है। क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? अब क्या ये जो रीजन दिया है, क्या ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्या वो पहले स्टेटमेंट का कारण है? तो अब ऐसा ऑप्शन देख जो सब कुछ ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। A for assertion, R for reasoning, and R is the correct explanation of A. इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है. सो ये जो असर्शन और रीजनिंग है बेटा उसको कितने स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ेगा? 3.
पहला तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू और फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू और फॉल्स, तीसरा वेदर स्टेटमेंट 2 इज द राइट स्टेटमेंट फॉर स्टेटमेंट 1। एक और करूं क्या? बाद में तुम लोग करो, टोटल 5 है। चल, फर्स्ट assertion, human wants have grown in number, true। why have they grown in number? कोई इसका 2 रीजन बता देना, मजा आ जाएगा मेरे को। एक नंबर जो भी है बोला, सुपर्ब मैडम, उसने जो 2 लोगों ने आंसर दिया वो अपना टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तू जो बोला वो सही है, इनकम बढ़ने की वजह से, बट अपना जो एक्सप्लेनेशन था बॉन्ड्स के अंदर, उसके अंदर 2 रीजन दिया था, वो दोनों रीजन किसी ना किसी ने दे दिया। पहला रीजन बिकॉज सर पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसके लिए बॉन्ड्स बढ़ रहा है, दूसरा रीजन इज इनोवेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों का बॉन्ड्स बढ़ रहा है। तूने जो बोला वो राइट है, इनकम बढ़ने की वजह से, पर वो अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं दिया। आर वी क्लियर विद दैट? चल, दूसरा मींस टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स हैव इंक्रीज्ड। ये मींस का मतलब resources have increased, so can I say ये स्टेटमेंट तो false है, so A is true, R is false, तेरा आंसर आएगा ऑप्शन A। ये बराबर है। एंड इस तरीके से मेरे को A से लेकर F तक सब कुछ सॉल्व चाहिए। अगर किसी का आगे होता है G तक होता है, G तक भी करो, आपके पास 9 बजे तक का टाइम है। You have 30 minutes to complete। देखो ऐसा लग रहा है आराम से होगा, ऑब्जेक्टिव्स बहुत होता है तो अच्छी बात है, मेरे को कहां प्रॉब्लम। एज आई टोल्ड यू, माय टारगेट टुडे इज टू एंश्योर कि ये सब हो जाए और एक आंसर आप लोग आज लिख कर जाएंगे। वो आंसर कौन सा है आई विल लेट यू नो। ऑल्सो अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यू कैन मार्क इट, आई विल एक्सप्लेन इट वंस एवरीबॉडी इज डन। तो तुम लोगों को कोई भी चीज का आंसर नीचे से वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, मैं करके देगा चाहिए तो तुम लोग चेक करो तुम्हारा राइट गया कि रॉन्ग गया। सबका आंसर्स भी दिया हुआ है। इफ यू आर स्टक समवेयर, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई इट इज एन आंसर, आई विल हेल्प यू विद द आंसर। ये तुम लोग सुना क्या मैं क्या बोला? वो आपस में डिस्कशन करना अलाउड है? यस अलाउड है, बट जस्ट बिकॉज बाजू वाले ने आंसर बी बोला, तूने भी आंसर बी लिखा, ये अलाउड नहीं है। यू शुड हैव अ वैलिड डिस्कशन, इफ एट ऑल यू हैव अ डिस्कशन। स्टार्ट करो। पहले सब सॉल्व कर लो, फिर एक साथ चेक कर लेना आंसर्स। जैसे कि ए मतलब अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन है, उसके अंदर 7 क्वेश्चंस है, सॉल्व ऑल 7 एंड देन चेक योर आंसर्स। तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के टोटल 10 चैप्टर में से सबसे टफेस्ट अगर कोई चैप्टर था तो वो ये था। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है वो जीके है, जनरल नॉलेज, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, महाराष्ट्र इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, पोदर वालों को इससे भी हटके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। इससे भी हटके का मतलब
they will create a new category of objectives for you. So all those who are in Podar, they need to take past papers. You will get that in your library. तो लाइब्रेरी में जाने का हाँ मैडम है, वहां पर आपको पास्ट पेपर्स मिलेंगे. Those past papers will give you insights about how the questions are asked. ये सब जो भी है ना, ये normal questions, ये हर कॉलेज में पूछेंगे. But in Podar they will do something or the other. They will create a new kind of an objective which is much more difficult to solve. यहाँ पर कैसा है, बेसिक एक क्वेश्चन दे दिया, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. अभी मैच द कॉलम होता है तो चार मैच द कॉलम दे देंगे वो लोग, A B C D. जनरली कैसा होता है मैच द कॉलम, A B, पर पोदार में A B C D. तू क्यों सुमाया का बात करता है हर बार? तेरे को बोला तो सही, तेरा जिंदगी एकदम सिर्फ पोदार वालों की बचती है बेटा. पोदार एट द मोस्ट NM एंड इट्स सिस्टर मिठी बाई. हम मतलब मिठी बाई और NM के भाई बहन जैसे. कम लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि जो NM का पेपर था वही मिठी बाई का पेपर था, सेम कॉपी पेस्ट. तो कैसा है, NM के अंदर जो टीचर्स है ना, वो लोग बहुत स्पेसिफिक है कि मेरे को आंसर जो मैंने दिया है वही लिखना है. जबकि मिठी बाई की टीचर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो तेरे लैंग्वेज में लिख सकती है. सो पेपर विल बी द सेम बट चेकिंग विल बी डिफरेंट. देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट. बट यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर योर कॉलेज टीचर सेज. वो बोली ना कि इधर से करने का है तो खत्म, पत्थर का लकीर, जो वो बोली वो करके जाने का. देखो अगर तेरे टीचर ने बोला है कि ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है और मैंने बोला है कि वो आंसर इंपॉर्टेंट है, शी इज ग्रेटर देन मी बिकॉज कॉलेज एग्जाम्स. So in my opinion it is important, but in the paper they are not going to ask. वो लोग देखो बोल देंगे सुमैया के अंदर खुला क्वेश्चन बैंक दे देंगे, इतना क्वेश्चन पढ़ के जा, खत्म, मजा नहीं लाइफ. वेरी अनप्रोडक्टिव. हे भगवान. कौन सा सेकंड लिस्ट आ गया? अभी तक सेकंड भी नहीं है. एंड गणपति इज ऑन 22 अगस्त. अक्टूबर पागल हो गई क्या? दिवाली आ जाएगा तब तक. मैडम अगस्त. आई थिंक 1st to 10th इज गणपति का डेट किसी को याद है क्या? 25th अगस्त. बस तब तक तो इको का पोर्शन पढ़ा कर भी हो जाएगा. ऑलराइट, चलो कॉलेजेस का डिस्कशन बाद में करेंगे. आई होप सबका ए और बी वाला पार्ट हो गया है. गुड कॉलेज, गुड कॉलेज. मतलब एकदम एक्सट्रीम नहीं है ना, बहुत ज्यादा लीनियंट है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. इट मेंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ डेकोरम. इट इज कैंपस है ही नहीं. वो क्या होता है बीच में? एग्जैक्टली. केलकर में है, सोमैया में है. सोमैया हैज अ ह्यूज कैंपस.
MCC का नहीं रे, मतलब if you compare it with other colleges you will feel that it is lower but decent crowd. पोद्दार का क्राउड अच्छा है. All the best with train traveling. ए पेन से माँ कर रहा है बेशरम पेन. बेटा जिंदगी में एक ही बार थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाना है एग्जाम में. और एक बॉम्ब फोड़ू क्या, पोद्दार वालों को तो पूरा पोर्शन आएगा एंड में, फुल बुक. यस, और लो पोद्दार, व्हाई नॉट. और 12th में तो वैसे ही पूरा बुक करना ही है ना. क्या कौन सा क्रिकेट खेलता है? गुड, दे हैव गुड बैडमिंटन का टीम, यू कैन कंसीडर. हो जाएगा. अरे भाई स्पोर्ट्स में तेरा एग्जाम मिस हो जाते हैं. अब जैसे कि लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, शी वाज इन बास्केटबॉल. तो जब एग्जाम था कॉलेज में तभी उनका पास बास्केटबॉल का टूर्नामेंट था. शी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जाम्स. देख, पोद्दार अच्छा कॉलेज है, 100 बात का एक बात है. इट्स जस्ट दैट द लेवल इज अ लिटिल अप. एंड लेवल अप किसके कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉलेजेस? क्यों नहीं होएगा? तेरे से बोर्ड्स भी हुआ ही ना. तो बोर्ड्स में भी तो पूरा बुक ही पढ़ा था, तो 11th में क्यों नहीं पढ़ पाएगा तू? ऐसा नहीं है. सी इट इज अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ. इट इज अबाउट अ माइंडसेट. What was the mindset in yesterday? वो अगर देखो मालूम रहेगा विंबलडन हुआ था, तो आज नंबर 1 प्लेयर वर्सेस नंबर 2 प्लेयर खेल रहा था. नंबर 2 प्लेयर को फर्स्ट सेट का लीड मिला भी था ना, तो टफ टाइम्स आया. यू हैव टू ओवरकम दैट. एकेडमिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा होता है कि अपने को अच्छा नहीं लगता है ये चीज, बट करना तो पड़ेगा ही ना. उल्टे का मैं तो बोलता हूँ जो पोद्दार में जाएगा ना वो पॉलिश होगा फॉर देयर 12th एंड सीए फाउंडेशन, इफ एट ऑल यू आर डूइंग सी. तेरे लिए क्या होएगा मालूम है? यू विल हैव टू लूज समथिंग एल्स. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई. तो तेरा एकेडमिक्स के लिए तेरे को एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा. तो जो तेरा पर्सनल टाइम है वो सैक्रिफाइस होएगा. जो तेरा दोस्तों के साथ घूमने फिरने का टाइम है वो सैक्रिफाइस होएगा. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. अच्छा, पोद्दार का फेस्टिवल भी बहुत मस्त होता है. हाँ, बाहर से लोग आते हैं. मतलब आउट ऑफ द कॉलेजेस व्हिच आर देयर, पोद्दार हैज वेरी गुड फेस्टिवल. साल में एक ही बार होता है. तो अभी क्या तू पढ़ने के लिए जा रही है? क्या कॉलेज का पर्पस पढ़ाई है बेटा, वो नहीं नहीं, वो अलग बात है. पर वो फेस्टिवल चलता बहुत टाइम तक है, मतलब मोर देन 10-12 डेज का प्रिपरेशन, ये वो ऐसा वैसा. अगर तू कमेटी की मेंबर है तो नहीं, सब इंटरेस्ट नहीं है. आलसी. You have only 10 more minutes left to complete the objectives वाला part. Just in case you have forgotten. हो गया तो जी वाला भी कर ले. जी के अंदर फाइंड द ऑड मैन आउट है शायद, या गिव इकोनॉमिक टर्म. हाँ, तो गिव इकोनॉमिक टर्म वाला है. हाँ, तो तू मतलब यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉच, लुक एट द आंसर. हाँ, पर तू सोच ना, अच्छा उसका रीजन पढ़ ले.
Why is geology not a, why is it an odd man out? Because all others are social science, whereas geology is natural science. तो तेरे लिए concept तो add हो गया ना. अब जैसे कि ट्रेड साइकिल वांट वेल्थ पर्सनल इनकम, तो मेरे को इसका रीजन आ गया. तू रीजन मत पढ़, तू रीजन खुद से दे. बिकॉज ट्रेड साइकिल इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वेयर वांट वेल्थ है ना, तो रीजन तू दे देगी. मतलब तेरे पास लॉजिक क्लियर है ना. मेरे को ये थोड़ी चाहिए कि तेरे पास आंसर है, मेरे को चाहिए कि तेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए. See, if you get the objectives correct ना, इसका मतलब तुमको चैप्टर के अंदर का छोटा छोटा पार्ट भी बहुत क्लैरिटी से आता है. करना वैसे जी तक है, टाइम मैंने एफ तक के लिए दिया है. तो अगर किसी का हो गया एफ, यू हैव अनदर 8 minutes 9 minutes लेफ्ट, प्लीज कंप्लीट जी. एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन द सेंस स्पोर्ट्स वगैरह बोल रहे हैं. There will be just one fest. वो होगा जिसके अंदर you can participate. And other than that, sports activities जो हर एक कॉलेज का अलग अलग रहेगा वो. कॉलेज के अंदर बेटा जो तेरा ग्रुप रहेगा, जो तेरे दोस्त है, वही तेरी सबसे बड़ी एक्टिविटी है. नो, इसको ट्रिप पर जाने का. कौन सा वाला ट्रिप? ये वाला ट्रिप नहीं. प्रोफेशनल एकेडमी हम लोग लास्ट ईयर गए थे. आई डोंट नो वेदर दिस विल हैपन. ट्रिप पर नहीं गए थे, वनडे पिकनिक के लिए गए थे. इमेजिन व्हाट, इमेजिन का. लास्ट ईयर वी हैड गॉन. This year whether you will be taken or not, I don't have an answer to that. कुछ हुआ नहीं था, पर लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे वो मेरा डिसीजन. तो देख बेटा, PA is not Pritesh Veera Academy, मेरा थोड़ी है. सब कुछ प्लान कर सकते हैं. देख, you need to just get in touch with Anis sir, निशित सर, सब कुछ हो जाएगा. Yes, सब ऐसा लिस्ट बना कर दो. अपन है ना, वांट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड के नाम पर निश्चित सर को चिपका देते. लोनावाला लेकर जाएंगे. सी, वी डू नॉट एनकरेज ओवरनाइट ट्रिप्स, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन. आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन. पावर पब्लिक इंटरनेशनल में थी. हाँ, ओ भाई. बस इसी कांड की वजह से हमको तो इमेज का भी लेकर जाने को डर लग रहा है. सारे लोगों को जो या आजकल के बच्चे लोगों को पढ़ाई के सिवाय सब कुछ चाहिए कि सर पढ़ने में क्या ही लिखा है, बाहर लेकर जाओ. डैश. All right, last 5 minutes. Then I will take the discussion. If you want me to solve any of the objectives in which you have not got the clarity, I will help. But there are 5 more minutes left for you to complete.
और देख बैंड्रा जाने का है ना बेटा, तो सुबह से लेकर शाम तक जाना, बहुत कुछ चेक करने के लिए बहुत मजा आएगा, खाना पीना सब वहीं करके आना। वहां पर अगर पानी पूरी पसंद रहेगा तेरे को, एल्को एल्को क्या बात कर रही है, मैं गया था तभी तो अच्छा था। एमसीसी आई वॉज इन एमसीसी कॉलेज। हाँ बेटा, कोई नहीं पहचानेगा मेरे को। इट्स अ वेरी बोलते हैं ना नॉर्मल कॉलेज है ना, बहुत अच्छा है, बुरा तो है ही नहीं, बट एकदम वर्ल्ड क्लास भी नहीं है ऐसा। बट इफ यू वांट टू सेव ऑन ट्रैवलिंग टाइम नो, देन इट इज अ वेरी गुड कॉलेज टू गो, बिकॉज देख पोद्दार तक आने जाने में ना क्या पापा को भी सच बताने का, पापा मैं कॉलेज बंक मारा है, फिर पापा देख भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता है। बस हफ्ते में 2 बार बंक मारने, 2 बार मत कर, एक ही बार कर, इनिशियल टाइम है, बाद में 2 बार कर, क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट होएगा ना तभी तेरा नाम बना, रेपुटेशन बना, थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर ले, टीचर वीचर के साथ अच्छा रेपो रख, प्रिंसिपल की पहचान है तो फिर क्या है बेटा, बाद ही छुट्टी मार। तू पोद्दार ले रहा है ना एमसीसी, सोमया मजा कर रही है, सोमया इज नॉट अ कॉलेज टू वरी अबाउट। So if there are a couple of friends, no, you can go to Dadar, और दादर से ना there are certain trains which start from Dadar, तो वो है ना थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट यू विल कम होम बैक सेफली। हाँ हाँ डेफिनेटली, एक स्टेशन से वैसे ही क्या फर्क पड़ने वाला है, और 2-3 दोस्त रहेंगे ना तो पोद्दार से तुम लोग 3 लोग कैब में चले जाओ तो कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एवरीडे गोइंग इन अ कैब इज एन एक्सपेंसिव थिंग। अरे कैब बेटा, दादर तक कैब, माटुंगा से पोद्दार कॉलेज से दादर स्टेशन तक वॉकिंग थोड़ा ज्यादा है। अरे दीदी, स्टेशन से उतरने के बाद कॉलेज तक चलना पड़ेगा ना, कि ट्रेन को कॉलेज तक छोड़ेगी। हाँ, so from Poddar College you will have to go to Dadar station. Poddar College is in Matunga, so Matunga to Dadar station जाना पड़ेगा। चल के भी जा सकते हैं, बट चल के जाना मतलब another 15 minutes of walk। तो from I am just telling you to go from Matunga station to Poddar College to Dadar station in a cab, which is what 30 rupees 40 rupees। तो 4 लोग रहेगा, एक दिन एक जन खर्चा करेगा, परवड़ता है। और परवड़ती को एम इंडिकेटर नाम का एक ऐप डाउनलोड कर ले, फिर यूटीएस नाम का एक ऐप है वो डाउनलोड कर ले, फोन ही कांड इसने ही किया था क्या, जिसकी वजह से फोन ले लिया, छीन लिया। रईस लोगों की बात ही अलग होती है, इतने पैसे, एक फोन चला गया क्या फर्क पड़ता है, और 2 आएगा, किधर छोड़ के आई, कौन सा फोन, अबे वीवो था, मतलब वीवो का इज्जत ही नहीं बोल, अबे 15,000 रुपए का वीवो का भी आता है, 15,000 कमाने को है ना, क्या बोलूं तेरे को अभी। मांग नहीं रही है, थोड़े दिनों में लगेगा ही ना। मिल तो जाएगा, पर मैं तेरे को बोलूं 3300 वहां पर तू इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहेगी, पढ़ाई होएगा। बहन तू सीए करने वाली है ना, तो अगर नहीं करना है तो तू मजे कर। जो लोग सीए करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज डू नॉट इवन थिंक 11th है तो मजे करने,
क्योंकि तुम्हारा सीए का सिलेबस 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो चुका है। मैंने तुमको बहुत सारे सीए रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। रियल इनकम, मनी इनकम वाज अ सीए रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये इतना डिटेल में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड साइकिल, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब पढ़ाने के पीछे का पर्पस सीए फाउंडेशन। सो इफ यू डोंट वांट टू डू अ सीए, देन डू द F you want to do. But if you want to be a chartered accountant, please don't waste your time. Yes. पहले लोग MBA करते थे, आज के डेट में नया ट्रेंड CFA का चल रहा है. But MBA from an IIM is a good option, and if not MBA, CA plus CFA is a deadly combination. Yes. पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़े लूप होल्स है, वो तेरे को फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो मेरे को नहीं पता है। टिल योर TYBCom, मतलब बाय द टाइम यू आर 21 years of age, you will be a first time, मतलब all are cleared in first attempt, तो 21 years। और हाँ होते ही ये लोग, मतलब what there are hundreds and thousands of students who clear their CA exam in first attempt. So anybody who clears their CA exam in first attempt, which means at the age of 21, he will be a chartered accountant. But for that you need to clear in the first attempt. And that is the reason why you need to be focused. Right from your 11th standard. नहीं तो क्या है, पास होने वाले को तो 10 अटेम्प्ट भी लगता है CA को देने के लिए। I know so many other people also who have given their 10th attempt but not cleared their CA exams. तो ऐसा नहीं है ना, earliest that you can clear is 2021. चल, anyway, कोई objectives वाला पार्ट डिस्कस करना है तो मेरे को बताओ, which objective you have not understood, did not get an answer for. एक क्वेश्चन 6 में because it is for which year, previous year का, तू नेशनल इनकम कौन से ईयर का कैलकुलेट कर रहा है, करंट ईयर का, तो तू कौन से गुड्स को कंसीडर करेगा फॉर द ईयर ऑफ विच यू आर कैलकुलेटिंग। सपोज कर अगर तू नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है 2024-2025 का, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2023-24 का। तो क्या 2024-25 के नेशनल इनकम में 2023-25 का नेशनल इनकम आएगा? नहीं आएगा। सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज फॉर द प्रेजेंट, फॉर द ईयर व्हिच यू आर कैलकुलेटिंग। यस, value is considered as per market price is a false statement because market price includes taxes. जैसे कि तू कोई भी कमोडिटी खरीद, डेयरी मिल्क, 10 रुपए के डेयरी मिल्क के अंदर लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अब ये जो टैक्स का पैसा है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता नहीं। अच्छा, नेशनल इनकम मतलब कैन आई से पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जो पैसा गया, ये जो पैसा टैक्स में गया वो तो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गया कि गवर्नमेंट को गया। तो ये जो मार्केट प्राइस है, कहने से मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा। मेरे को बनाने के लिए लगा 5 रुपया, पर गवर्नमेंट ने उस पर मेरे को चार्ज किया 2 रुपए का टैक्स। तो नेशनल इनकम कितना है, 5 रुपया है कि 7 रुपये? 5 रुपया है। 5 रुपया क्या है, फैक्टर का कॉस्ट, जबकि 7 रुपया क्या है, मार्केट प्राइस। सो नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए बी गलत है, डी गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन 1 एंड 3। और तुम दोनों के डाउट्स ये जो थे, ये सबको डाउट आना चाहिए था, पर पूछा सिर्फ 2 लोगों ने। इजी नहीं था ये, क्योंकि ना मैंने कभी ये डिस्कस किया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, बी वाला पार्ट एक्सप्लेन्ड था या अंडरस्टूड था कि जिस साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल का होता है, पर डाउट होना गलत नहीं है। ये वाला तो सबको डाउट आना चाहिए था, सर ये मार्केट प्राइस क्या है।
Not even one person, matlab, except her, asked me about that. You should have had a doubt in this. Yes, Venu. Fixed cost नहीं है वो, factor cost plus indirect taxes है. Factor cost plus indirect taxes is equal to market price. Yes, ma'am. B का fourth. Give me a minute, please. Water diamond paradox of value is observed in real life. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि there is value in use and value in exchange. वाटर का यूटिलिटी ज्यादा है पर प्राइस कम है, जबकि डायमंड का यूटिलिटी कम है पर प्राइस ज्यादा है. ये पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स का मतलब समथिंग व्हिच इज, अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इंग्लिश में पढ़ा है ना तुम लोगों ने पैराडॉक्स. सो कैन आई से ये जो स्टेटमेंट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज इज ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ इज ट्रू. कमोडिटीज व्हिच हैव हाई यूटिलिटी आर बीइंग चार्ज्ड एट लोअर प्राइस, बट कमोडिटीज व्हिच हैव लोअर यूटिलिटी हैव हायर प्राइस. इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं. और बी स्टेटमेंट वो तो गलत ही है. सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज बट लो वैल्यू इन एक्सचेंज लाइक डायमंड. बेटा डायमंड का वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो बेस्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. यस, यहां से कोई एक जन पूछ रहा था बेटा कौन सा ऑब्जेक्टिव. सेम, आई होप यू आर क्लियर विद दैट वन एज वेल. यस रेनू. सी का 7. प्रोड्यूस्ड मीन्स नेचर का गिफ्ट है, ह्यूमन ने है कि प्रोड्यूस्ड है. सो आंसर इज सी, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है. कैपिटल इज अ आर्टिफिशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मैन मेड मतलब प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन. सो 7th वाले का आंसर आएगा सी. एनीथिंग एल्स रेनू? C का 5th. The activities carried out just for the sake of charity, hobby or in general, where there is no monetary exchange. पैसों के लेन देन के बिना कुछ किया तो इकोनॉमिक्स में हम उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव. आंसर आना चाहिए 5वें का डी. प्रोडक्टिव का मतलब जिसके लिए पैसा मिलेगा, अनप्रोडक्टिव का मतलब जिसके लिए पैसा नहीं मिलेगा. प्रोडक्टिव का मतलब जिसके लिए गुड्स या सर्विस क्रिएट होगा, अनप्रोडक्टिव का मतलब जिसके लिए गुड्स या सर्विस क्रिएट नहीं होता है. चलो, एनीथिंग एल्स? बोलना भाई. हाँ चलेगा, बोलना चलेगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया. डाउट है ना, डाउट क्लियर करके जाने का. चलो, जी का 3rd. किसी का नहीं भी हुआ है तो भी इट इज ओके. द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट. यूटिलिटी. इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी और द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सैटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. बी आना चाहिए. बोल और कोई. Done. I want everybody to read question number 13, write it and go. 13, economic activities वाला book. I hope question number 13 is about economic activities, right? हाँ, ये वाला आंसर पढ़ो, लिखो और जाओ. Next class में we will start with a new chapter. So first chapter is over. मैं अभी भी बता रहा है इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. मैं आपको 10 ही मिनट देगा. 9:20 को तुमसे आंसर लिखवाने का स्टार्ट करेगा. So no nonsense for the next 20 minutes. Quiet in the class and everybody studies and starts writing the answer at 9:20. 4.
पर ये जो प्रोडक्शन, ये जो अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इतना डिटेल में 4 मार्क के लिए आया तो लिखने का जरूरत नहीं. यू कैन कट शॉर्ट द एक्सप्लेनेशन अ लिटिल. 2 पॉइंट लिख कर दिखाओ, जैसा इधर दिया वैसा ही लिखते हैं. दीदी देख कर नहीं लिखना, बिना देखे लिखना. हो गया पढ़ के तेरा तो बंद करो और लिख. Try to write it on your own. और बहुत बेसिक और बहुत सिंपल आंसर है, इतना टफ है ही नहीं. हम लोग एक बार रीड करेगा ना तो ऑटोमेटिकली लिख पाएगा, इज माय गारंटी. और वो एक बार रीड करने का मेहनत तो तुम्हारा ही है ना. मैं तो नहीं आएगा ना तेरे लिए एग्जाम में लिखने के लिए, लिखना तो तेरे को ही है. मैं देख लेगा जब भी मुझे देखना रहेगा, तभी आई वांट द आंसर्स इन द नोटबुक. तो जब भी मैं मांगेगा तभी होना चाहिए. Another reason why I wanted to write is because we understand the answer but we are not able to frame sentences. We are not able to find the right kind of words. मुझे तुमको ये एहसास दिलवाना है कि बेटा समझना आसान होता है, उसी चीज को इंग्लिश में इंटरप्रेट करके लिखना थोड़ा मुश्किल होता है. वो स्किल तुमको डेवलप करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स क्या लगता है लोगों को, अरे मस्त सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, ऐसा करके हो जाएगा. बट जब लिखने का बारी आता है तभी अब्बा जबड़बा हो जाता है. So when you read, you know what are the words to be used. Sentence formation is something that you need to do it on your own. चलेगा, बट जनरली हम लोग लेबर को वेजेस ही बोलते हैं. सो द फर्स्ट प्रेफर्ड वर्ड इज वेजेस. तू अगर अकाउंट भी करता रहेगा तो उसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज आता है. सो यूज द वर्ड वेजेस. ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज का वर्ड है, तो यू हैव टू यूज द वर्ड व्हिच दे आर यूजिंग. जिसका भी पढ़ के हो गया कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो. स्टार्ट राइटिंग. Your 4-mark answer should be 1.5 sides. 1.5 पेज लिखना पड़ता है 4 मार्क के लिए. मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज. 8 मार्क के लिए मिनिमम 3 पेज, मैक्सिमम 3.5 पेज. पॉइंट वाइज बात करूं, 4 मार्क के लिए 8 पॉइंट्स, 8 मार्क के लिए 16 पॉइंट्स. 1 पॉइंट इज हाफ अ मार्क.
सॉरी क्वेश्चन चाहिए देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या है वही पता होना चाहिए। लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं आंसर पे। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। Everybody should start writing irrespective of whether you are done reading or not. कहीं पर अटक रहे हो और बुक खोलना पड़े तो अलग बात है, यू कैन डू दैट, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। जितना मेजॉरिटी तू खुद से लिख पाएगा ना उतना बेटर है तेरे लिए। बट अगर तेरे को लग रहा है यार ये मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है और तुझे ओपन करके देखना है, देखकर वापस बंद करके लिखना चालू करना, बट डू नॉट कॉपी द एंटायर थिंग, डू नॉट कॉपी द एंटायर आंसर। हो गया? Question number 13. Explain the different types of economic activities. क्या हो गया बेटा? नहीं याद आ रहा?
जो लोगों का हो गया है, यू वांट टू लीव, यू ऑल कैन लीव.